हेलो एवरीवन। अब तक हमने एचटेट पीजीटी फिजिक्स के 2008 से 2019 तक के सारे पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे अपना एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2020 के पेपर को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं अच्छे से। ये आपको एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स के सब्जेक्टिव पेपर में भी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो पता चलेगा कि सारे तरीके के हैं ना इसमें। +1 +2 के भी हैं, बीएससी एमएससी तक के लेवल के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, ए हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। एक हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में, वो एब्जॉर्ब करता है 10.2 electron volt of energy. Then, according to Bohr model, the orbital angular momentum of the electron is increased by। एक हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में है, वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। देन अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितने से इंक्रीज कर जाएगी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो बोहर मॉडल क्या है, L = NH कट। बोहर मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग L की वैल्यू क्या है, NH कट है। N हमारा क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। बोहर मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम L जो होती है वो NH कट होती है। N की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ग्राउंड स्टेट में N = 1 और L1 क्या होगा, H कट के इक्वल। जब हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो N हमारा क्या है, 1 है। L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, H कट। तो हमारे पास एनर्जी देखो कितनी है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी होगी ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी है ये कैसे पता चली कि हमारे पास n = 2 है। हमें पता है एनर्जी का क्या फार्मूला है, 13.6 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर -13.6 बाय n का स्क्वायर। हमारे पास एनर्जी आई है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 आएगी। तो ये n 1 था, 0 तो है ग्राउंड स्टेट के लिए, तो n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 2। तो n आ गया हमारा 2। अब पुट कर लेते हैं, L = क्या था, NH कट। तो यहाँ पुट किया, L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2H कट। अब बात करते हैं डेल्टा L की। डेल्टा L क्या है, L2 - के L1। तो डेल्टा L क्या है, 2H कट माइनस के H कट, जिसकी वैल्यू क्या है, H कट। और H कट को लिख देते हैं H/2π। H की वैल्यू पुट कर दी, प्लैंक्स कांस्टेंट 2π की वैल्यू सोल्व करके आ गया 1.05 × 10⁻³ जूल सेकेंड। क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि हमें हाइड्रोजन एटम दिया है ग्राउंड स्टेट में, वो एब्जॉर्ब कर लेता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को। और अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितनी इंक्रीज कर जाएगी। बोहर मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होती है L, वो होती है NH कट। N की वैल्यू होती है 1 2 3 अप टू सो ऑन। ग्राउंड स्टेट की बात करें तो N की वैल्यू 1 और L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, H कट। तो 10 ये एनर्जी कितना एब्जॉर्ब कर ली उसने, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ग्राउंड में कितनी थी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको सोल्व करेंगे एनर्जी को -13.6 डिवाइड बाय n² करके, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 2। तो L2 यानी कि 2H कट। तो डेल्टा L चाहिए हमें, तो कितना इंक्रीज़ किया, तो L2 - के L1 जो कि कितना है, H कट है, H/2π 6.62 × 10⁻34 डिवाइड बाई 2 × 3.14। सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 92, ए पार्टिकल इज कन्फाइंड टू ए 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल विद वाल एट x = ±a। एक पार्टिकल है, वो कहाँ पर है, कन्फाइन
वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में वाल कहाँ पर है, एक x माइनस ए से प्लस ए के बीच में है और इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स एनर्जी आइगन वैल्यू इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन इज शोन इन फिगर। जो कोरस्पॉन्डिंग उसका आइगन फंक्शन है वो देखना है। द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, हमें बताना है लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो देखो सबसे पहले हम बताते हैं कि वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल अगर है और तो उसके लिए क्या तो एनर्जी आइगन वैल्यू के फॉर्मूला होता है, क्या एनर्जी आइगन फंक्शन का, फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। तो देखो वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल है माइनस ए से ए तक, फ्री वी ऑफ एक्स जो है पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, 0 है और पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है। तो जो ई आई है वो कितना गिवन है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई आई देखो कितना गिवन है हमें, एनर्जी आइगन वैल्यू वो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। माइनस ए से प्लस ए तक था। जो वेव फंक्शन है एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m a स्क्वायर। ये है एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m a स्क्वायर। एनर्जी जो है वो हमारी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, यानी कि वो क्या है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करने से आई। तो n क्या है मेरा, 2 है। अगर n जो है 2 है तो E2 कितना है फिर, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 है, n 2 है तो n का स्क्वायर यानी कि 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m a स्क्वायर। ये जो है ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है यानी कि E नोट है। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल है, 4 E नोट के। E नोट की वैल्यू क्या आ गई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कब की है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। अब हम देखते हैं ये माइनस ए ओड नंबर, मतलब ये चेक करेंगे एनर्जी ई नोट है ग्राउंड स्टेट में, फिर ऐसे ऐसे इंक्रीज़ करेगी। जैसे n स्क्वायर है ना, तो 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ऐसे करके क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। ऐसे ही वेव फंक्शन अगर चेक करें तो जो हमारा साई 2 ऑफ एक्स है वो क्या होगा, सेकंड वेव फंक्शन। साई n ऑफ एक्स, n क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन। साई n ऑफ एक्स क्या है, नंबर ऑफ नोड्स हैं। साई 1 ऑफ एक्स हमारा क्या है, 1 माइनस के 1 n माइनस के 1। नंबर ऑफ नोड कैसे निकलेंगे, n माइनस के 1। जब फर्स्ट फंक्शन था साई 1 ऑफ एक्स था तो उसमें नंबर ऑफ नोड कितने थे, 1 माइनस के 1 0 थे। साई 2 ऑफ एक्स था तो उसमें नंबर ऑफ नोड कितने थे, 2 माइनस के 1 थे। जब साई 3 ऑफ एक्स था हमारे पास तो उसमें कितने थे, 3 माइनस के 1 यानी कि 2 थे। अब देखो इसमें एनर्जी पूछी थी कि कितनी होगी, तो दोबारा देख लो। एक पार्टिकल है, कन्फाइन है वो, वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल विद वाल एट एक्स प्लस माइनस ए। एनर्जी आइगन वैल्यू क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन इज शोन इन फिगर। द लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी। लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी का यही मतलब है। पहले ये इसका कोई रोल नहीं है, ये तो वैसे समझाया हुआ है कि वेव फंक्शन। देखो मान लो एक वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स है, माइनस ए से ए फ्री है, 0 से इनफाइनाइट है। ई आई जो है वो कितनी गिवन है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। साई एन ऑफ एक्स जो होता है, यहाँ एन क्या है 1 2 3 सो ऑन है। अगर हमें नंबर ऑफ़ नोड देखने हैं, जैसे इसके अंदर नोड कितने हैं, तो वो नंबर ऑफ़ नोड जो है वो n माइनस के 1 पर डिपेंड करता है। साई 1 ऑफ एक्स में 0 नोड, साई 2 ऑफ एक्स में हमारा 1 नोड आएगा, साई 3 ऑफ एक्स में हमारे पास क्या आएंगे, 2 नोड आएंगे। ऐसे ऐसे इंक्रीज़ करते जाएंगे। और जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो क्या है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m a स्क्वायर। तो जो ये वाला फंक्शन हमें दिखाया है, इसमें नोड कितने हैं, देखो इसमें नोड है 1, यानी कि n की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई कि n यहाँ पर क्या है, 2 है। इस वाले से ये पता चला कि n की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो यहाँ पुट करेंगे n 2
तो जो एनर्जी थी E2 वो कितनी दे रखी थी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फॉर्मूले से कितनी आएगी 4 × π² h² डिवाइडेड बाय 2ma²। और ये जो एनर्जी होती है ये लोवेस्ट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है। 4 है दोनों साइड कैंसिल होके एनर्जी जो है लोवेस्ट स्टेट में वो आ जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एक सुपर टैंकर शिप है फील विद ऑयल। एक सुपर टैंकर शिप है उसको फील कर दिया है ऑयल के साथ। हैज़ ए टोटल मास ऑफ 10.2 × 10⁸ kg। उसका जो टोटल मास है वो कितना है 10.2 × 10⁸ kg है। एक सुपर टैंकर है उसको फील कर रखा है ऑयल के साथ। टोटल मास उसका कितना है 10.2 × 10⁸ kg। इफ़ द डायमेंशन ऑफ द शिप आर सेम एज दो जो फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स, अगर उसकी डायमेंशन शिप की सेम हो जैसी रेक्टेंगुलर बॉक्स की है, 250 मीटर लॉन्ग, 80 मीटर वाइड एंड 80 मीटर हाई। डिटरमाइन हाउ फार द बॉटम ऑफ द शिप की कितनी दूर है बॉटम ऑफ द शिप इज बिलो सी लेवल। बिलो सी लेवल में वो कितनी बॉटम में है शिप के। और डेंसिटी ऑफ सी वाटर कितनी है 1020 kg/m³ है। जो डेंसिटी है सी वाटर की वो कितनी है 1020 kg/m³ है। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 93 है हमारे पास। क्या क्या गिवन है वो देख लो पहले। टोटल मास ऑफ द शिप कितना है। मास ऑफ द शिप है 10.2 × 10⁸ kg। लेंथ क्या है शिप की 250 मीटर। विड्थ ऑफ शिप 80 मीटर। और जो डेंसिटी है सी वाटर की वो है 1020 kg/m³। अब लगाते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि क्या है ए फ्लोटिंग बॉडी डिस्प्लेस ए मास ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स ओन मास बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक फ्लोटिंग बॉडी है वो डिस्प्लेस करती है मास ऑफ वाटर को कितना इक्वल टू जितना उसका मास है। मास ऑफ शिप देखो कितना है, इतना ही वो क्या करेगी डिस्प्लेस करेगी वाटर को। जितना मास है शिप का उतना ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल के और कोरस्पॉन्डिंग वो डिस्प्लेस करेगी वाटर को। मास ऑफ डिस्प्लेस वाटर निकालते हैं वो कितना है डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू सबमर्ज वॉल्यूम और वी सबमर्ज इसको लिख दिया। सिंस द शिप कैसी शेप का है रेक्टेंगुलर है तो वॉल्यूम क्या होगा उसका सबमर्ज वॉल्यूम। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो एच क्या है डेप्थ है बिलो सी लेवल, कितना वो सी लेवल के बिलो है। तो हम में पुट करेंगे डेंसिटी इंटू में सबमर्ज वॉल्यूम, लेंथ विड्थ हाइट। तो हाइट की वैल्यू तो हमें निकालनी थी, जो डेप्थ की वैल्यू डेप्थ है मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू में लेंथ इंटू में विड्थ। 10.2 × 10⁸ डिवाइड बाय डेंसिटी इंटू में लेंथ इंटू में विड्थ। तो वो आ जाएगी हमारे पास सोल्व करके 50 मीटर। ये आ गया 50 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। द मोशन ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज डिस्क्राइब बाय। जो मोशन है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो कैसे डिस्क्राइब की जाती है m d2x/dt² प्लस b dx/dt प्लस kx इज इक्वल टू 0। मोशन ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज डिस्क्राइब बाय m d2x/dt² प्लस b dx/dt प्लस kx इक्वल टू 0। अगर मास जो है वो कितना है 250 ग्राम है, k की जो वैल्यू है वो कितनी है 85 Nm/m है, और जो b की वैल्यू है वो कितनी है 70 g/s है। तो हमें क्या निकालना है, ये सब वैल्यू गिवन है, b की भी वैल्यू है, k की भी वैल्यू है। अब हमें निकालना है कि द टाइम इट टेक फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। टाइम की वैल्यू निकालनी है कि कितना टाइम लगेगा फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर टू ड्रॉप टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। जब उसकी एम्पलीट्यूड
डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की ड्रॉप करके हाफ तक पहुंच जाए, इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाए, तो उस टाइम हमें क्या निकालना है, तो वो बताना है कि कितना टाइम उसमें लगेगा। द टाइम इट टेक फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन को। मोशन दे रखी है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की, जो कि ऐसी है, एम की भी वैल्यू है, के की भी वैल्यू है, बी जो है यहाँ पे डैम्पिंग कांस्टेंट है उसकी भी वैल्यू है। अब ये पूछ रहे हैं कि टाइम कितना लगेगा। द टाइम इट टेक फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर टू ड्रॉप टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज। टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो हम देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। क्या फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर बी टी लिख लो, गामा टी लिख लो। ये जो है कांस्टेंट है होता है गामा, डैम्प्ड कांस्टेंट। तो ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमने इक्वेशन लिखी एम्पलीट्यूड की, ए इक्वल टू ए नोट ई रेज़्ड पर माइनस गामा टी। और रिलेशन क्या है, d2 जो हमें गिवन है ना रिलेशन, वो क्या है, d2x बाई डी टी स्क्वायर। अगर हम m कॉमन ले ले तो देखो, तो d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस b बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस k बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा। अब d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस में यहाँ पर जो b बाई एम है ना, उसकी वैल्यू होती है 2r। जो हमने कोई भी कांस्टेंट है, ये म्यू ले लो, इसको जो भी हमने ले लिया म्यू है मान लो ये, तो 2r, r ले लो, चलो r है, तो 2r की जो वैल्यू है वो क्या है, b बाई एम है। तो पीछे जो रिलेशन था b बाई एम, उसकी जगह हमने रख लिया 2r। तो 2r डी एक्स बाई डी टी प्लस में ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। देखो ये था ना रिलेशन में, के बाई एम क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ के बाई एम। ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, के बाई एम। और बी बाई एम की जगह हमने क्या लिख लिया, 2r। ये कांस्टेंट है, डैम्पिंग कांस्टेंट 2r बी बाई एम। पुट करेंगे अब रिलेशन, ए इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस गामा टी था। अब इन्होंने बोला है कि जो आपका डैम्पिंग कांस्टेंट है उस टाइम हाफ हो गया है इनिशियल वैल्यू का। इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 10/250, उसका भी हाफ हो गया है, 7/50 बच गया। तो ए एम्पलीट्यूड जो है वो हाफ हो गई है, ए नोट बाई टू, सॉरी ये आर है, 2r तो बी बाई एम था, आर की वैल्यू क्या है 1/2 बी बाई एम। बी हमें 10 दे रखा है, एम हमें 250, तो कितना हो गया 7/50। एम्पलीट्यूड कितनी हो गई थी, हाफ, ए नोट बाई टू, ए नोट ई की पावर माइनस के गामा टी। ए नोट से ए नोट कैंसिल, तो 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के गामा टी। तो 2 की वैल्यू क्या होगी फिर पॉजिटिव में, 2 इज इक्वल टू ई की पावर गामा टी। लॉगरिथम ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल हटाएंगे, लॉगरिथम ऑफ टी इज इक्वल टू गामा टी पूछा था, टी की वैल्यू log ऑफ 2 बाई आर, log ऑफ 2 बाई आर की वैल्यू 7/50। सोल्व करके आ गया 4.95 सेकेंड और अप्रोक्सीमेटली 5 सेकेंड। देख लो, रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन को। हमें ये क्या दे रखा था, एक इक्वेशन दे रखी थी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की, एम की वैल्यू भी थी, के की वैल्यू थी, बी की वैल्यू थी, सब की वैल्यू थी हमारे पास। और हमें टाइम निकालना था, कब निकालना था, टाइम कितना लगेगा फॉर द एम्पलीट्यूड जहाँ पर हाफ हो जाएगी इनिशियल वैल्यू का। तो अब हमने देख लिया कि एम्पलीट्यूड की जो इक्वेशन होती है डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर में वो होती है ए इक्वल टू ई नोट ई की पावर, इसको ना कभी ये कांस्टेंट है आर, इसको कई जगह आप बी देखोगे, कई जगह आप गामा देखोगे, है ये कुछ भी नहीं, एक कांस्टेंट है बस। इसकी वैल्यू क्या, जो क्या है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का कांस्टेंट है। तो ए इज इक्वल टू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस के गामा टी, आर लिख लो भैया, आर है ये, माइनस के आर टी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का कांस्टेंट है। इक्वेशन हमने एम को कॉमन लेके बना दिया, d2x बाई डी टी स्क्वेयर बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू 0। ये ओमेगा स्क्वेयर के इक्वल है। यहाँ पर b बाई एम को हमने 2r पुट कर लिया, तो b बाई एम को 2r पुट किया, तो r की वैल्यू क्या होगी फिर 1/2 10/250। बी की वैल्यू 10 गिवन थी, एम की वैल्यू 250 थी, तो 7/50। अब पुट करेंगे ए इज इक्वल टू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस के आर टी। ए कब कितना हो गया था, ए नोट बाई टू,
तो A0/2 इज इक्वल टू A0 e⁻⁻के RT 1/2 e⁻⁻के RT। 2 की वैल्यू e⁻RT, तो लॉगरिथम ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी RT। तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई log of 2/r, तो लॉगरिथम ऑफ 2/7/50 इज इक्वल टू 4.95 सेकेंड और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 सेकेंड। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 95। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक 20 kg का चंदलायर है, उसको सस्पेंड कर दिया है फ्रॉम द सीलिंग बाय 4 वर्टिकल स्टील वायर। एक 20 किलोग्राम का जैसे कि ऊपर से हैंग कर रखा है, जैसे छत के ऊपर से किसके साथ सस्पेंड कर दिया फ्रॉम द सीलिंग के साथ बाय 4 वर्टिकल स्टील वायर। 4 हमारे पास क्या है स्टील की वायर है। ईच वायर हैज़ एन अनलोडेड लेंथ ऑफ 1 मीटर। हर एक वायर का जो लेंथ है जब तक वो लोड नहीं कर रखी थी तो वो 1 मीटर थी। एंड ए डायामीटर कितना था 2 mm। एंड ईच बार एन इक्वल लोड, और हर एक बार पर लोड भी क्या था इक्वल था। व्हेन द चंदलायर इज हैंग द स्ट्रेचिंग इन ईच वायर इज अप्रोक्सीमेटली। जब चंदलायर को हैंग करेंगे तो जो स्ट्रेचिंग होगी वायर के अंदर वो कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली। दोबारा रिपीट करती हूँ। एक 20 kg का चंदलायर है, उसको सस्पेंड कर दिया है फ्रॉम द सीलिंग से बाय 4 वर्टिकल स्टील वायर से। ईच वायर हैज़ एन अनलोडेड लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड डायामीटर है 2 mm एंड ईच बियर एन इक्वल लोड। व्हेन द चंदलायर इज हैंग द स्ट्रेचिंग इन ईच वायर इज अप्रोक्सीमेटली। बतानी है कितनी स्ट्रेचिंग होगी। जो यंग मॉडुलस है स्टील का वो भी गिवन है और जो जी है वो भी गिवन है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 को। तो देखो अब हम 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहले ये देखो सीलिंग से चंदलायर को सस्पेंड कर रखा है, 4 वर्टिकल वायर हैं। यंग मॉडुलस क्या होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा एल क्या होगा फिर एफ एल बाय यंग मॉडुलस इंटू में एरिया। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है एम जी इंटू में एल डिवाइडेड बाई जो ये है हमारे पास 4 क्यों लिखा 4 इसलिए लिखा कि 4 हैं, चारों पे लोड इक्वल है तो 1/4 कर दिया। या फिर आप अभी एरिया ये ना लिखो डिवाइड बाय 4 नहीं लिखो, सिर्फ यंग मॉडुलस वाई इंटू में एरिया, फिर बाद में डिवाइड कर लेंगे यंग मॉडुलस से। अब देखो यहाँ पर ना 4 नहीं है, ये है यंग मॉडुलस, ये है यंग मॉडुलस वाई। तो पुट करो मास कितना था, ग्रेविटी की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू। मास है 20 kg, ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड, लेंथ है 1 मीटर की, यंग मॉडुलस है 2 × 10⁻11 और एरिया जो है πr² जो कि क्या है 3.14 तो हो गया। पाई आर कितनी है, आर देख लो कितनी देर की है, तो वह है 10⁻⁻6, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो गया ना। तो देख लो 20 kg का मास था, 1 मीटर लेंथ थी, 2 mm उसका डायामीटर था। 2 mm अगर डायामीटर है तो रेडियस कितनी होगी 1 mm, तो 1 mm में पुट कर लेंगे। तो 1 mm में पुट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फोर्स पर यूनिट एरिया चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो सोल्व करके यहाँ से हमें मिलेगा 0.0318 नैनोमीटर, 0.0318 नैनोमीटर। अब हमें निकालना है क्योंकि वो लेंथ कितनी है वो 4 है ना टोटल, तो पर यूनिट मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे। तो डेल्टा एल ईच कितना होगा 0.0318/4, तो 0.079 मिलीमीटर और अप्रोक्सीमेटली 0.08 मिलीमीटर, तो ये आ जाएगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 96। 96 क्वेश्चन क्या है, एक थिन रोड है जिसकी लेंथ है L और मास है m। एक थिन रोड है मेरे पास जिसकी लेंथ है L और मास कितना है उसका m है। इस सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली
by a pair of vertical string attached to the end। एक थिन रोड है, लेंथ L है, मास M है, उसको सस्पेंड कर दिया है हॉरिजॉन्टली बाय ए पेयर ऑफ वर्टिकल स्ट्रिंग अटैच टू द एंड। किसके साथ? पेयर ऑफ वर्टिकल स्ट्रिंग से, जो कि उसके एंड पर अटैच हैं। ये देख लो, पेयर ऑफ वर्टिकल स्ट्रिंग अटैच टू द एंड्स। द स्ट्रिंग सपोर्टिंग एंड बी इज देन कट। जो स्प्रिंग था जो बी से सपोर्ट कर रहा था उसको हमने कट कर दिया। द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ एंड बी ऑफ द रोड जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग कट। जैसे स्ट्रिंग को कट किया, लीनियर एक्सेलरेशन बतानी है हमने एंड बी की ऑफ द रोड जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। क्या है? एक थिन रोड है, लेंथ है 1, लेंथ L है, मास M है, सस्पेंड कर रखा है हॉरिजॉन्टली बाय ए पेयर ऑफ वर्टिकली स्ट्रिंग अटैच टू द एंड। द स्ट्रिंग सपोर्टिंग एंड B is then cut। The linear acceleration of end B of the road just after the string is cut is। तो लीनियर एक्सेलरेशन कितनी होगी? जैसे स्ट्रिंग को हम कट करेंगे तो वो देखो कितनी होगी। देखो ये है हमारे पास, ये ए बी वाली रोड है, ये दो स्ट्रिंग से कनेक्ट है, ये मास है, लेंथ है। जैसे इसको कट कर देंगे, बी वाली को कट कर देंगे, तो इन्होंने पूछा है कि क्या जो हमारे पास जैसे बी को कट किया तो द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ एंड बी ऑफ द रोड। लीनियर एक्सेलरेशन बतानी है बी वाले एंड की, जैसे ही उसको आफ्टर द स्ट्रिंग कट, जैसे उसको कट कर दिया, लीनियर एक्सेलरेशन बतानी है। ये वाला केस है जब तक वो दोनों अटैच हैं। ये ए है, ये बी है, यहाँ पर वेट लटकाया हुआ है mg, ये L/2 लेंथ है। जैसे उसको कट कर दिया हमने, कट करने के बाद हमें क्या बतानी है? लीनियर एक्सेलरेशन। तो देखो टॉर्क का क्या फार्मूला होता है? जैसे ही कोई चीज़ कट होगी, रोटेशन में, मोशन में आएगी तो टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस में एफ, मतलब आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क देखो आर एफ साइन 90 डिग्री, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर हमारा कितना है? दोनों इक्वल थी ना लेंथ, तो L/2, एफ फोर्स है, mg साइन 90 की वैल्यू कितनी है? 1, यानी कि mg L/2। टॉर्क का क्या फार्मूला होता है? I इंटू में अल्फ़ा, यही होता है ना। I इंटू में, जैसे मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो I इंटू में अल्फ़ा। I क्या है? रोड वन एंड। जो I है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोड का वन एंड का। एक एंड का रोड हो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? mL/3 इंटू में अल्फ़ा। टॉर्क की वैल्यू भी अब हमें पता चल गई है, तो पुट कर देंगे टॉर्क की वैल्यू mL/3 अल्फ़ा इज इक्वल टू mgL/2। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास? बीच में हो तो mL/12 होती है, अगर वन एंड पे हो तो mL/3। तो mL/3 अल्फ़ा इज इक्वल टू mgL/2। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी सोल्व करके? 3/2 g/L। तो लीनियर वेलोसिटी v होती है r इंटू ओमेगा और एक्सेलरेशन होती है r इंटू में अल्फ़ा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कौन सी की निकालनी है? लीनियर वाले की। तो r इंटू में अल्फ़ा, तो बस पुट कर दो लेंथ इंटू में 3g/2L, L से L कैंसिल, एक्सेलरेशन आ गई हमारी 3g/2। रिपीट करती हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन 96 हमारा क्या है? एक थिन रोड है, लेंथ L की, ये थिन रोड है लेंथ L की, मास M की, सस्पेंड हॉरिजॉन्टली बाय ए पेयर ऑफ वर्टिकल स्ट्रिंग अटैच टू द एंड A एंड B। थिन रोड है, मास M है, उसको सस्पेंड कर दिया है वर्टिकल रोड से, वर्टिकल रोड है उनके साथ एंड पर है उसके, उनके साथ सस्पेंड कर दिया है। द स्ट्रिंग सपोर्टिंग एंड बी इज देन कट। जो सा एंड बी वाला था वो सपोर्ट कर रहा था उसको कट कर दिया। द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ एंड बी ऑफ द रोड जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। तो लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें निकालनी थी जब इसको कट कर दिया। दोनों पर लोड इक्वल है, L/2 L/2, ये मास है, वेट कितना है? mg है,
टॉर्क कितना लगेगा आर क्रॉस एफ, ये L/2 ये L/2। टॉर्क है आर एफ साइन 90 डिग्री, टॉर्क L/2 mg इंटू में 1, तो mg/L/2। टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फ़ा, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड ऑफ वन एंड, एट रोड वन एंड ml²/3 इंटू में अल्फ़ा। तो जब पुट करेंगे ml²/3 अल्फ़ा इज इक्वल टू mg/L/2 और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3g/2l। तो लीनियर वेलोसिटी होती है आर ओमेगा और एक्सेलरेशन होती है आर इंटू में अल्फ़ा आर, तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी l 3g/2l, a 3g/2, एक्सेलरेशन आ गई लीनियर एक्सेलरेशन 3g/2। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 97। तो देखो क्वेश्चन नंबर 97 है ए वायर हैविंग ए लीनियर मास डेंसिटी 5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। एक वायर है, उसके एक लीनियर मास डेंसिटी कितनी है 5 × 10⁻³ kg पर मीटर, इज स्ट्रेच बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट विद ए टेंशन ऑफ 450 न्यूटन। उसको स्ट्रेच कर दिया है दो रिजिड सपोर्ट के बीच, कितनी टेंशन से 450 न्यूटन की टेंशन से। द वायर रेजोनेट एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ, जो वायर है रिपीट करती हूँ, एक वायर है लीनियर मास डेंसिटी गिवन है, उसको स्ट्रेच कर दिया है बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट में, टेंशन है 450 न्यूटन की। द वायर रेजोनेट एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 हर्ट्ज। जो वायर है वो रेजोनेट कितने पर करती है 420 हर्ट्ज पर। द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी एट विच द सेम वायर रेजोनेट इज 490 हर्ट्ज। द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी जहाँ पर एट विच द सेम वायर रेजोनेट वो कितनी है 490 हर्ट्ज है। द लेंथ ऑफ वायर इज, तो लेंथ ऑफ वायर कितनी होगी, दोबारा करते हैं। हमारे पास एक वायर है, लीनियर मास डेंसिटी गिवन है, उसको स्ट्रेच कर दिया किसमें बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट में, कितनी टेंशन से 450 न्यूटन से। वायर जो है वो रेजोनेट करती है एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ, वायर रेजोनेट करेगी कितनी फ्रीक्वेंसी पर 420 पर। द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी एट विच द सेम वायर रेजोनेट वो कितनी है 490 हर्ट्ज है। द लेंथ ऑफ द वायर इज, हमें क्या बतानी है लेंथ ऑफ द वायर। तो अब देखो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 97। तो देखो इन्होंने बोला है कि वो रेजोनेट करती है कितने पर 420 हर्ट्ज पर, यानी कि पीएथ हार्मोनिक उसकी है, पी बोल दो कुछ भी नाम दे दो पर्टिकुलर, कि मान लो पीएथ हार्मोनिक कितने पर है, वो है V1 इज इक्वल टू P/2L रूट ऑफ T/μ इज इक्वल टू 420। ये फॉर्मूला है ना इसका हार्मोनिक्स का रेजोनेट का, कि V1 इज इक्वल टू P/2L रूट ऑफ T/μ। nth नंबर की हार्मोनिक, जितने भी नंबर की हार्मोनिक है उसके लिए V1 इज इक्वल टू P/2L रूट ऑफ T/μ इज इक्वल टू 420। अब P+1th हार्मोनिक के लिए देखते हैं, मतलब उससे नेक्स्ट वाली हार्मोनिक V2 इज इक्वल टू P+1/2L रूट ऑफ T/μ, जिस जो कब रेजोनेट कर रही है 490 पर। लेंथ निकालनी है हमें, तो रेशियो ले लेंगे इनकी P+1th की Pth की, तो 490/420 P+1/P, रेशियो सोल्व करेंगे 49P 42P + 42, 7P की वैल्यू आ गई 42, यानी P हमारा आ गया 6। अब P की वैल्यू किसी भी रिलेशन में पुट कर दो। यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी कितनी थी 420, P की वैल्यू कितनी है 6/2L रूट ऑफ T, टेंशन की वैल्यू भी थी, म्यू की वैल्यू भी थी, सारी वैल्यू पुट करो तो हमें क्या मिलेगा L की वैल्यू मिल जाएगी सोल्व करके, जो कि क्या आएगी 2.14 मीटर। तो L लेंथ जो है वो कितनी आ गई है 2.14 मीटर। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन नंबर 98 है। 98 नंबर क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, ध्यान से देखो। इन फिगर शोन, एक फिगर दिखाया है, टू आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स, दो आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स हैं, एक S1 है एक S2 है। एमिट लाइट
एट वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर। वो लाइट को एमिट करते हैं कितनी वेवलेंथ पर? 400 नैनोमीटर पर। एक फिगर है, टू आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स हैं, एक S1 और एक S2। वो एमिट करते हैं लाइट को एट वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर। सोर्स S1 is located at y is equal to 640 नैनोमीटर। जो सोर्स S1 है वो कहाँ पर है? जहाँ पर जो y है वो कितने वेवलेंथ का है? 640 नैनोमीटर। एंड जो सोर्स S2 है वो लोकेटेड है कहाँ पर? सोर्स S2 इज लोकेटेड एट y इज इक्वल टू -640 नैनोमीटर। एट पॉइंट P1 point at x is equal to 720 nanometer, the wave from S2 arrive। इस पॉइंट P पर S2 से वेव अराइव करते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर है भाई। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ तक आएगा, ये S2 इक्वल है, इनके बीच में एक +640 एक -640। एट पॉइंट S2 से P1 पर क्या चलती हैं? वेव चलती हैं। द वेव फ्रॉम S2 अराइव अहेड ऑफ द वेव फ्रॉम S1 की तरफ जाती हैं। एट पॉइंट P1 एट x इज इक्वल टू 720 नैनोमीटर, द वेव फ्रॉम S2 अराइव अहेड ऑफ द वेव फ्रॉम S1। जो वेव S2 हैं वो जल्दी पहुंच जाएंगी S1 से। कितने फेज डिफरेंस से? बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ 0.60 पाई रेडियन। इतने फेज डिफरेंस से। वट मल्टीपल ऑफ लैम्डा गिव्स द फेज डिफरेंस ऑफ बिटवीन द वेव फ्रॉम द टू सोर्स एज द वेव अराइव एट पॉइंट P2। जैसे ही वेव P2 तक जाती है तो विच इज़ लोकेटेड एट y इज इक्वल टू 720 नैनोमीटर। हमें क्या पूछा है कि वो वट इज़ द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बताना है बिटवीन द वेव फ्रॉम द टू सोर्सेज। दो सोर्स हमें दिए हुए हैं। रिपीट करती हूँ, एक फिगर है उसमें क्या दिखाया है? दो आइसोट्रोपिक पॉइंट दिखाए हुए हैं, पॉइंट सोर्स, एक S1 और एक S2। वो एमिट करते हैं लाइट को एट वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 400 पर। जो सोर्स S1 है वो लोकेटेड है एट y 640 नैनोमीटर एंड सोर्स S2 इज लोकेटेड एट y -640 नैनोमीटर। एट पॉइंट P1 जो कि x कितने पर है? 720 नैनोमीटर पर। द वेव फ्रॉम S2 अराइव अहेड ऑफ द वेव फ्रॉम S1 बाय फेज डिफरेंस ऑफ 0.60 पाई रेडियन। इसके लिए तो फेज डिफरेंस दे दिया है, हमें इसके लिए फेज डिफरेंस बताना है। what multiple of lambda give the phase difference between the wave from the two sources as the wave arrive at point P2 which is located at y is equal to 720 नैनोमीटर। तो अब हम इसके लिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 98 नंबर क्वेश्चन। काफ़ी लेंथी सा क्वेश्चन है ये, और पता नहीं मतलब क्या ही सोच के एस्टेट वाले देते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। इतने से टाइम में इतना लंबा क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो देखो, एनालाइज द फेज रिलेशनशिप एट पॉइंट P1। सबसे पहले हम फेज रिलेशनशिप को P1 पॉइंट पर एनालाइज करते हैं। कोऑर्डिनेट देखते हैं S1 के, वो क्या है? S1 के कोऑर्डिनेट ये है ना मेरा S1, तो x एक्सिस तो 0 है, y इन्होंने दिया हुआ है 640 नैनोमीटर, तो 640 नैनोमीटर। और S2 कोऑर्डिनेट नीचे है, इक्वली है डिस्टेंस, तो वो x कोऑर्डिनेट 0 है, y क्या है? -640 नैनोमीटर है। तो कोऑर्डिनेट जो है S1 और S2 के वो है 640 नैनोमीटर, S2 0 -640 नैनोमीटर। और पॉइंट जो P1 है उसके लिए जो डिस्टेंस है वो 720 नैनोमीटर है, और y कंपोनेंट तो इसके लिए 0 है। तो P1 के लिए क्या है कोऑर्डिनेट? 720 नैनोमीटर, और ये क्या है? 0। अब पाथ लेंथ, सिंस P1 लाई ऑन द x एक्सिस इट इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ सोर्स S1 P1 और S2 P1। देखो क्या है, मान लो ये हमारा क्या है, ये मान लो सेंटर है, और यहाँ पर मान लो कोई चीज़ डिस्टेंस है, एक +640 एक -640, तो ये वाली चीज़ तो दोनों से सेम डिस्टेंस पर हुई। पाथ लेंथ
कि जो P1 है वो एक्स एक्सिस पर है और इट इज़ इक्वल डिस्टेंस पर है बोथ सोर्स S1 से P1 तक और S2 से P1 तक। ज्योमेट्रिक पाथ डिफरेंस डेल्टा L1, जो ज्योमेट्रिक पाथ डिफरेंस है डेल्टा L1 वो कैसे निकालते हैं, तो अगर वो सेम ही डिस्टेंस पर है तो पाथ का कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो S2 P1 माइनस S1 P1 वो कितना है, पाथ डिफरेंस 0 है। और इंट्रिंसिक फेज डिफरेंस देखते हैं। सिंस द ज्योमेट्रिक पाथ आर इक्वल, क्योंकि जो पाथ डिफरेंस है वो 0 आया और पाथ दोनों क्या है, इक्वल हैं। द गिवन फेज डिफरेंस एट P1 मस्ट बी प्योरली ड्यू टू द इनहेरेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्स। तो जो अंदर जो फेज डिफरेंस आया वो किसकी, पाथ डिफरेंस तो सेम है, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से आया और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से आया, जो हमारा क्या है, फेज डिफरेंस आया। तो फाई इंट्रिंसिक इज इक्वल टू फाई टू माइनस के फाई वन इज इक्वल टू 0.600 पाई रेडियन। गिवन है ना हमें ये, तो देखो क्या दे रखा था, ये 0.600 पाई रेडियन दिया हुआ था, जो फेज डिफरेंस था इनहेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से जो आया था 0.600 पाई रेडियन। कैलकुलेट पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P2। पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं P2 के, वो कहाँ पर बताया है P2, वो 720 नैनोमीटर वाई एक्सिस और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो 0 और 720 नैनोमीटर। अब है डिस्टेंस फ्रॉम S1 टू P2, S1 से P2 तक की डिस्टेंस देखेंगे, S1 से P2 और S2 से P2। अब तो डिस्टेंस देखो अलग अलग मिलेगी ना, तो डिस्टेंस फ्रॉम S1 टू P2 क्या डिस्टेंस है, ये है 720 और ये है 640। कितनी डिस्टेंस हुई इनके बीच में गैप, 720 नैनोमीटर माइनस 640 नैनोमीटर, वो हो गया 80 नैनोमीटर डिस्टेंस दूर। सेकंड है डिस्टेंस फ्रॉम S2 टू P2, S2 से P2 तक की तो काफ़ी डिस्टेंस है, देखो 640 तो यही वाली है माइनस के, फिर वो इधर वाली 640 है और फिर जाके 720 है, यानी कि तो देखो 720 तक तो ये वाली डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस का गैप देखना है ना इनके बीच में, तो 720 तक की तो यही वाली है डिस्टेंस 720, और ये वाली डिस्टेंस देखो तो प्लस होएगी ना, माइनस माइनस प्लस, तो इनके बीच का गैप टोटल कितना हो जाएगा, 720 प्लस 640 यानी कि 1360 नैनोमीटर। ये तो आ गया इनका पाथ का डिफरेंस। पाथ डिफरेंस डेल्टा L2, पाथ डिफरेंस डेल्टा L2 कितना गैप आया दोनों में, एक में तो 1360 है और एक में 80 है, तो आया 1280 नैनोमीटर, ये आ गया गैप 1280 नैनोमीटर। अब हम निकालते हैं फेज डिफरेंस। डिटरमाइन द टोटल फेज डिफरेंस एट P2, जो लैम्डा गिवन है वो कितनी है, 400 नैनोमीटर। फेज डिफरेंस फ्रॉम पाथ ट्रैवल लॉन्गर, अब हम क्या निकालते हैं, फेज डिफरेंस निकालते हैं पाथ ट्रैवल से, तो अभी हमें पता ही है, देखो डेल्टा जो फाई पाथ डिफरेंस होता है ना, वो फेज डिफरेंस जो है पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस का 2 पाई बाय लैम्डा होता है। तो लॉन्गर ट्रैवल डिस्टेंस इंट्रोड्यूस ए फेज लैग, जो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रही है वो फेज लैग इंट्रोड्यूस करेगी, तो ये वाला गैप ज़्यादा है, तो डेल्टा फाई ऑफ पाथ यानी कि पाथ डिफरेंस का फेज जो है वो -2 पाई बाय लैम्डा ऑफ डेल्टा L2, तो -2 पाई बाय लैम्डा है 400 नैनोमीटर, डेल्टा L2 है 1280 नैनोमीटर, तो वैल्यू आ जाएगी -6.40 पाई रेडियन। तो टोटल फेज डिफरेंस डेल्टा फाई टोटल, तो वो कितना हो गया, कंबाइन करेंगे, एक तो इंट्रिंसिक सोर्स का था फेज 1 का एंड पाथ फेज का दोनों का, तो डेल्टा फाई टोटल फाई इंट्रिंसिक वाले का प्लस डेल्टा फाई पाथ का, तो 0.600 पाई माइनस में 6.40 पाई, सोल्व करके आ गया -5.80 पाई रेडियन। अब कन्वर्ट करेंगे इसको टू वेवलेंथ मल्टीपल में,
तो मल्टीपल पूछा है ना इन्होंने, कितना वेवलेंथ मल्टीपल है, तो डेल्टा फाई टोटल डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो डेल्टा फाई टोटल था 5.80 पाई, डिवाइड में 2 पाई, तो सोल्व करके आ गया 2.9। तो ये इन्होंने पूछा था, बहुत लंबा क्वेश्चन था, देख लेना एक बारी और आप इसको। तो ये कितना आ गया 2.9 टाइम्स का मल्टीपल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, जो कि क्या है, एक कंडक्टिंग वायर है, उसको बेंट कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड। एक कंडक्टिंग वायर, उसको बेंट कर दिया रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड में। ऑल द वर्टिसेज ऑफ द पॉलीगन आर सिचुएटेड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस ए। जितने भी वर्टिसेज हैं पॉलीगन के, वो सिचुएटेड हैं कहाँ पर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए के। इफ़ द करंट थ्रू द वायर इज आई, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय। तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन है कहाँ पर, सेंटर ऑफ द सर्कल पर, वो क्या होगी, एक कंडक्टिंग वायर है, वो बेंट करती है किसमें, रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। ऑल द वर्टिसेज ऑफ द पॉलीगन आर सिचुएटेड एट द circumference of a circle of radius a. If the current through the wire is I, the magnetic induction at the center of the circle is given by। मैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ पर, सेंटर ऑफ द सर्कल पर। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 99 को, मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 99। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या दिया था हमें, 99 नंबर क्वेश्चन था कि एक कंडक्टिंग वायर है, उसको बेंट कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड। ये मान लो एक पॉलीगन है और मान लो इसकी कितनी साइड है, एन साइड है, इसको वायर को बेंट कर दिया है। ऑल द वर्टिसेज ऑफ द पॉलीगन आर सिचुएटेड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस ए। जितने भी वर्टिसेज हैं ना इसके, वो सर्कल के सर्कमफेरेंस की तरह है, और रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस है ए। इफ़ द करंट थ्रू द वायर इज आई, इस वायर के अंदर जो करंट है वो सेम है, वो आई है। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालनी है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखो जो पॉलीगन है ये, मान लो इसकी साइड कितनी है, एन साइड है। वर्टिसेज लाई ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस ए, ये वर्टिक्स है और ये सेंटर से रेडियस कितनी है, ए है। वन साइड सबटेंड ए टोटल एंगल ऑफ 2 पाई बाई एन एट द सेंटर ओ। अगर कोई भी एक साइड लें, टोटल कितना है, टोटल है एन साइड, और मतलब ये क्या एंगल बनाएंगे, पूरा 2 पाई, तो एक साइड कितना बनाएगी, 2 पाई बाई एन। तो अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें जो स्प्लिट कर दे हमें दिस एंगल को, तो वो 2 हाफ में स्प्लिट करेगी, इधर पाई बाई एन, इधर पाई बाई एन, टोटल 2 पाई बाई एन है। तो ये जो अगर एक परपेंडिकुलर लाइन स्प्लिट करे तो ये क्या करेगी, पाई बाई एन और पाई बाई एन, पाई बाई एन में स्प्लिट करेगी। तो अब हम फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म बाय द रेडियस एंड द परपेंडिकुलर। तो ये एंगल क्या है, एंगल ये है मेरा पाई बाई एन एंगल, ये परपेंडिकुलर, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले ली एक। अगर हम इससे कोस थीटा निकालें, कोस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यही होता है। तो अगर ये क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यहीं से पता चला, तो बेस यानी कि कोस पाई बाई एन क्या होगा, ये बेस बना, ये हमारा हाइपोटेन्यूज। तो बेस है आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोस पाई बाय एन की वैल्यू कितनी होगी, आर बाय ए। इसको निकालने का हमारा कोई आगे यूज होएगा, इसको इसलिए निकाल लिया कि अगर ये पाई बाय एन एंगल है और ये परपेंडिकुलर है, तो जिसके साथ परपेंडिकुलर वो हमने बेस, ये हाइपोटेन्यूज,
तो ये क्या कह रहे हैं, ये परपेंडिकुलर, तो cos पाई बाई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, r बाई ए। अगर r की वैल्यू निकालनी है तो r की वैल्यू आ जाएगी a इंटू में cos पाई बाई एन। आर की वैल्यू आ गई a इंटू में cos पाई बाई एन। अब हम एक साइड लेके, कोई भी एक साइड, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 एट ए डिस्टेंस r, मैग्नेटिक फील्ड B1 एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए स्ट्रेट वायर सेगमेंट, ये एक स्ट्रेट वायर का सेगमेंट है, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड B1 एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए स्ट्रेट वायर सेगमेंट, ये फार्मूला होता है, वो क्या होता है, B1 एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द स्ट्रेट वायर सेगमेंट इज B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। दो इक्वल एंगल थे, इधर भी पाई बाई एन और इधर भी पाई बाई एन, तो पुट कर लेंगे म्यू नॉट I बाई 4 पाई r 2 साइन पाई बाई एन, बोथ एंगल आर इक्वल टू पाई बाई एन, तो म्यू नॉट I बाई 4 पाई r 2 साइन पाई बाई एन। तो B1 की वैल्यू आ गई म्यू नॉट I बाई, कैंसिल हो गया 2 से 2 पाई r साइन पाई बाई एन, तो ये तो आ गया म्यू नॉट I बाई 2 पाई r साइन पाई बाई एन। अब हम क्या करते हैं, सब्सिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ r इंटू द इक्वेशन, r की वैल्यू को पुट करेंगे, तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई, और r की जगह पुट कर दिया हमने a कोस पाई बाई एन। स्टार्टिंग में लेके चले थे ना r की वैल्यू, जो कि क्या आई थी, r की वैल्यू a कोस पाई बाई एन, तो r की वैल्यू a कोस पाई बाई एन और इंटू में साइन पाई बाई एन, तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई a, साइन और कोस डिवाइड करके आ गया टेंजेंट पाई बाई एन। ये तो आ गया सिर्फ एक साइड का। अब हमें तो क्या देखना है, एन साइड का, तो पॉलीगन की टोटल एन आइडेंटिकल साइड है, तो करंट भी क्या बोला है, I है, सेम है सब में, तो टोटल फील्ड B क्या हो जाएगा, एन इंटू में B1, तो B की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एन I बाई 2 पाई a टेंजेंट पाई बाई एन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 99। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का क्वेश्चन, जो कि क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन नंबर है 100, जो कि है टू आइडेंटिकल ब्लॉक A एंड B, दो ब्लॉक हैं, सेम है, कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग आर प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। वो क्या है, दो आइडेंटिकल ब्लॉक हैं A और B, कनेक्टेड हैं वो मासलेस स्ट्रिंग से, जो स्ट्रिंग है ना बीच में वो मास नहीं है उसका बिल्कुल भी, आर प्लेस ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, बिना फ्रिक्शन का सरफेस है उस पर वो रखे हैं। ए बुलेट C ऑफ सेम मास मूविंग विद स्पीड u, एक बुलेट है जो C बुलेट है, वो सेम मास है उनका, जितना इनका मास है, वो मूव करती है कितनी स्पीड से, u स्पीड से, और B वाले ब्लॉक के साथ जाके स्ट्राइक कर जाती है, पीछे से आती है और फ्रॉम बिहाइंड एज शोन इन फिगर। इफ़ द बुलेट गेट एम्बीडेड इनटू ब्लॉक B, जो बुलेट आई वो अगर वो उसके अंदर एम्बीड कर जाए ब्लॉक B में, देन द इम्पल्स ऑन A ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, कि इम्पल्स कितनी आएगी ब्लॉक में ड्यू टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। तो देखते हैं क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 100, देखो क्या क्या गिवन है, क्योंकि सिंस द बुलेट गेट एम्बीडेड इनटू द ब्लॉक B, जो बुलेट है वो क्या है, एम्बीड कर गई है ब्लॉक B में, एंड द स्ट्रिंग जो क्या है वो कैसा है, इनएक्सटेंसिबल है। ऑल थ्री बॉडी, A बॉडी, B वाली बॉडी और जो C वाली बॉडी है, विल अल्टीमेटली मूव विद ए कॉमन फाइनल वेलोसिटी v, तीनों की तीनों जो हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो जो बुलेट है उसके अंदर एम्बीड कर गई है ब्लॉक B में, और स्ट्रिंग भी क्या है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है,
तो जो ए बी और सी हैं तीनों के तीनों अल्टीमेटली मूव विद ए कॉमन फाइनल वेलोसिटी कितने के साथ, यू के साथ बोलो या फिर वी वेलोसिटी के साथ वो मूव करेंगी। फाइनल वेलोसिटी वी राइट आफ्टर द इम्पैक्ट प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड, जैसे ही इम्पैक्ट की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एंटायर सिस्टम अलोंग द, क्योंकि सारा सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मास ये है m, इनटू में इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू, फिर सारे के सारे मोशन में आ गए हैं, एम ए एम बी एम सी, तो एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी इंटू में तीनों की वेलोसिटी क्या है, कॉमन है, एम ए एम बी एम सी इंटू वी। तो ऑल थ्री मास भी क्या दे रखे हैं, तीनों मास भी सेम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम ए एम बी एम सी इक्वल टू एम, तो एम इंटू